जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक कोऑर्डिनेटेड एक्शन और आज के टॉपिक में हम एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन के कंपोनेंट्स की बात करने वाले हैं। वी गोइंग टू टॉक अबाउट स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर क्या होता है, इसका रोल क्या है कोऑर्डिनेटेड एक्शन में, और इफेक्टर और रिस्पॉन्स की जो टर्म्स हैं वो किस हवाले से यूज होती हैं। वी आर गोना टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस इन दिस लेक्चर। देखिए हमारा आज का लेक्चर इज एक्चुअली द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का एक बुनियादी कॉन्सेप्ट दिया था, तो उसी कॉन्सेप्ट को हमने आज एक एक्शन के थ्रू, एक काम के थ्रू, एक बॉडी के प्रोसेस के थ्रू समझने की कोशिश करनी है। एंड आई एम गोना राइट अ वेरी स्पेसिफिक लाइन इन द स्टार्ट कि जनाब बॉडी का हर एक एक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है। सो आई एम गोना राइट दैट एवरी एक्शन इन बॉडी इज कोऑर्डिनेटेड। हर वो काम जो बॉडी करती है वो हमेशा कोऑर्डिनेटेड होता है। और इसी जुमले को लेके मेरा बेटा हमने आज का अपना टॉपिक लेके चलना। सो एवरी एक्शन इन बॉडी, वट एवर बॉडी डज, ये हमेशा कोऑर्डिनेटेड होता है। हमेशा हर एक काम जो कि बॉडी करती है बेटा वो कोऑर्डिनेटेड होता है, वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स के राबिते से मुकम्मल होता है। अभी हम इस कोऑर्डिनेटेड एक्शन को एक मिसाल के तौर पे के हिसाब से भी समझेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़वजल। बट उससे पहले एक चीज जो आपको अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि ये जो कोई भी कोऑर्डिनेटेड एक्शन होता है ना मेरा बच्चा, उसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। हमेशा लेट मी राइट द नेम्स ऑफ द कंपोनेंट्स एज वेल। जो भी काम बॉडी में होता है वो हमेशा 5 कंपोनेंट्स के थ्रू होता है। द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट इज द स्टिमुलस। सबसे पहला कंपोनेंट किसी भी कोऑर्डिनेटेड एक्शन का होता है बेटा स्टिमुलस। स्टिमुलस के बाद जो सेकंड कंपोनेंट है वो हमेशा होता है रिसेप्टर। द थर्ड कंपोनेंट इज द कोऑर्डिनेटर। फोर्थ कंपोनेंट इज इफेक्टर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो फिफ्थ कंपोनेंट होता है हमेशा किसी भी कोऑर्डिनेटेड एक्शन का, वो होता है मेरा बच्चा रिस्पॉन्स। तो जो कोई भी एक्शन, आई एम अगेन गोना रिपीट फॉर यू पीपल एज वेल, कि जो कोई भी काम बॉडी करती है ना बेटा, हमेशा उस काम में आपको 5 कंपोनेंट नजर आएंगे। हमेशा उस काम में आपको 5 से उस काम के पूरे प्रोसेस के 5 हिस्से, 5 फेजेस, 5 चीजें, 5 पार्ट्स नजर आएंगे। और वो पार्ट्स होते हैं स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स। इन 5 हिस्सों, 5 पार्ट्स, 5 फेजेस से मिलके बॉडी का कोई भी एक एक्शन कंप्लीट होता है। अभी हम एक मिसाल लेने वाले हैं बॉडी के एक्शन की। मैंने कोट पहना हुआ है, कोट का मतलब है कि सर्दी है, सर्दी वाली ही हम एग्जाम्पल लेंगे बॉडी के एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन को समझने के लिए। एंड द एग्जाम्पल दैट आई एम गोना टेक इज कि भाई सर्दी लग रही है। सर्दी का लगना, बॉडी को सर्दी का लगना, नाउ दिस इज अ प्रोसेस और ये एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन। आई एम गोना राइट हियर। सो हम इस सर्दी का लगना जो है कि भाई बॉडी को सर्दी लग रही है, इसी को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। दिस एग्जांपल इज नॉट रिटन इन बुक और मैंने जानबूझ के ये एग्जांपल चूज की ताकि आपको एक कॉमन लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझा सके। सो ये सर्दी का लगना, अब इस प्रोसेस को कि जब बॉडी को सर्दी लगती है तो बॉडी क्या करती है, इस पूरे प्रोसेस को हमने इन 5 एग्जांपल्स के थ्रू, इन 5 कंपोनेंट्स के थ्रू इंशाल्लाह अज़्ज़वजल समझने की कोशिश करेंगे। सो कोऑर्डिनेटेड एक्शन में सबसे पहला कंपोनेंट होता है मेरा बेटा, वो होता है जी हमेशा स्टिमुलस। लेट्स डिफाइन द स्टिमुलस। भाई स्टिमुलस कैन बी एनी फैक्टर। पहले तो हम जरा प्राइमरी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं ना। सो स्टिमुलस कैन बी एनी फैक्टर दैट कैन इनिशिएट a response in body। ये है जी स्टिमुलस की डेफिनेशन। आप अपनी बुक वाली कर ले, ये कर ले, जो मर्जी कर ले। देखिए जी, स्टिमुलस कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा फैक्टर, कोई भी ऐसी तब्दीली, चेंज होती है इन्वायरमेंट में, माहौल में, जिसकी वजह से बॉडी में कोई रिस्पॉन्स जनरेट होता है। मिसाल के तौर पे आप जा रहे थे, आपको स्मेल आई, स्मेल थी बुरी, आप क्या करेंगे, आप अपना नोज क्लोज कर लेंगे। और ये जो स्मेल आई है आपको, दिस इज द स्टिमुलस। आप जा रहे थे रास्ते में और आगे से गाड़ी गुजरी, अब गाड़ी को देख के आप रुक गए, नाउ दैट गाड़ी वाज द स्टिमुलस। इसी एग्जांपल को लेते हैं सर्दी वाली को। आपको सर्दी लगी, आपको ठंड लगी, ये जो ठंड है, ये जो सर्दी है, या आपको गर्मी लगी या आपको डर लगा,
या आपको खुशी महसूस हुई, all of these things are the stimuli. All of these things are the examples of the stimuli in the environment. So if you're going to talk about the examples, भाई cold, सर्दी लगना, टेम्परेचर महसूस होना, ये सारी की सारी चीजें, प्रेशर महसूस होना, स्मेल आना, ये सारी की सारी चीजें, all of these things are the stimulus मेरा बेटा. ठीक हो गया. स्टिमुलस के बाद आगे चलते हैं. किसी भी कोऑर्डिनेटेड एक्शन में स्टिमुलस के बाद जो दूसरा कंपोनेंट होता है मेरा बेटा, ये होते हैं रिसेप्टर. आइए जरा रिसेप्टर को डिफाइन करते हैं. रिसेप्टर्स आर द ऑर्गन्स दैट रिसीव स्टिमुलस. देखिए, जो कोई भी स्टिमुलस एनवायरमेंट में होता है ना, अब बॉडी में कोई ना कोई चीज तो होनी चाहिए ना जो उसको रिसीव करे. अगेन हम सर्दी की एग्जांपल पे आते हैं. सर्दी का लगना, ठंड का लगना. देखिए, ठंड किसको लगेगी, किस चीज को लगेगी? बॉडी में कोई ऐसी चीज होगी ना, कोई ऐसा पार्ट, कोई ऐसा ऑर्गन, कोई ऐसा सेल होगा ना जो ये महसूस करेगा कि सर्दी है. तो बॉडी की स्किन के अंदर ना एक खास किस्म के रिसेप्टर होते हैं जिनको कहते हैं कोल्ड रिसेप्टर. कोल्ड रिसेप्टर खास तरह के सेल हैं जो आपकी बॉडी को ये बताते हैं कि ठंड लग रही है. इसी तरह वार्म टेम्परेचर रिसेप्टर होते हैं जो ये बताते हैं गर्मी लग रही है. इसी तरह जो स्मेल है उसको महसूस करने के लिए हमारी बॉडी में नाक मौजूद है. देखने के लिए आंखें मौजूद है, आंखें इज अ रिसेप्टर. सुनने के लिए कान मौजूद है, कान इज अ रिसेप्टर. टेस्ट के लिए जबान मौजूद है, जबान इज अ रिसेप्टर. टच को फील करने के लिए स्किन मौजूद है, स्किन इज अ रिसेप्टर. सो ये मैंने जितनी चीजें गिनवाई जो कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट से स्टिमुलस को रिसीव करती हैं, द ऑर्गन्स दैट रिसीव द स्टिमुलस फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट इन द बॉडी, उनको बेटा हम कहते हैं रिसेप्टर. सो वी गोना राइट सम एग्जांपल्स ऑफ रिसेप्टर्स एज वेल. आपकी स्किन एक रिसेप्टर है, आपकी नोज एक रिसेप्टर है, आपकी बॉडी के अंदर जो ईयर है वो एक रिसेप्टर है, आपकी आईज एक रिसेप्टर है. सो ऑल ऑफ दोज ऑर्गन्स दैट रिसीव द स्टिमुलस फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट बेटा, उनको हम कहते हैं रिसेप्टर. सो हमेशा किसी भी एक्शन में एक स्टिमुलस होगा, उस स्टिमुलस को रिसीव करेगा रिसेप्टर. सर्दी के केस में सर्दी लगना इज द स्टिमुलस. सर्दी को रिसीव किया हमारे कोल्ड रिसेप्टर्स ने. कोल्ड रिसेप्टर्स आर द रिसेप्टर. इसके बाद आगे चलते, जब स्टिमुलस रिसीव हो जाती है रिसेप्टर के थ्रू, तो उससे अगला जो काम है, उससे अगला जो कंपोनेंट है वो होता है मेरा बेटा कोऑर्डिनेटर का. नाउ द कोऑर्डिनेटर आर द ऑर्गन्स दैट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स. कोऑर्डिनेटर्स वो ऑर्गन्स होते हैं बेटा जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेते हैं एंड डिसाइड द एक्शन. बॉडी में ना कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो कि स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन की बेस पे डिसीजन लेते होते हैं. यानी सर्दी लग रही है तो क्या करें, ठंड लग रही है तो क्या करें. नाउ दिस इज द डिसीजन ऑफ द कोऑर्डिनेटर. नाम से जाहिर है कोऑर्डिनेटर का काम है कोऑर्डिनेशन करना, राबिता करना, पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को इकट्ठा करना. सो कोऑर्डिनेटर पता है क्या करते हैं? कोऑर्डिनेटर रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेते हैं, यानी कोल्ड रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेंगे कि ठंड लग रही है, नोज से इंफॉर्मेशन लेंगे कि स्मेल आ रही है, जबान से इंफॉर्मेशन लेंगे कि खाना अच्छा है या बुरा है, कान से इंफॉर्मेशन लेंगे कि आवाज अच्छी आ रही है या बुरी आ रही है, आंख से इंफॉर्मेशन लेंगे कि जो चीज देख रहे हैं वो अच्छी है या बुरी है. कोऑर्डिनेटर्स आर द ऑर्गन्स दैट टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर और उस बेस पे फिर डिसीजन लेते. अब हमने देखिए पिछले लेक्चर में कोऑर्डिनेशन की दो टाइप्स पढ़ी, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन. नर्वस कोऑर्डिनेशन के कोऑर्डिनेटर और हैं और केमिकल कोऑर्डिनेशन के कोऑर्डिनेटर और हैं. सो इन द नर्वस कोऑर्डिनेशन हमारे पास मेरा बेटा दो कोऑर्डिनेटर हैं. एक कोऑर्डिनेटर है जिसको हम कहते हैं ब्रेन और दूसरा कोऑर्डिनेटर है स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन आपका ये दिमाग, ये वाला हिस्सा सर में जो मौजूद होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो आपकी बैकबोन है. सो इन द नर्वस सिस्टम, नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो दो कोऑर्डिनेटर हैं वो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. और केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो कोऑर्डिनेटर है वो होते हैं मेरा बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज के हवाले से भी कि नर्वस कोऑर्डिनेशन के, नर्वस सिस्टम के कोऑर्डिनेटर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हैं और केमिकल कोऑर्डिनेशन के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो होते हैं जी एंडोक्राइन ग्लैंड्स. इसी एग्जांपल में हम कोऑर्डिनेटर भी तय कर लेते हैं. सर्दी के जो लगने का जो पैगाम है ना बेटा वो ब्रेन को जाएगा. स्टिमुलस इज द सर्दी, रिसीव किया कोल्ड रिसेप्टर्स ने और ये पैगाम जाएगा कहां पर, किस कोऑर्डिनेटर के पास, ब्रेन के पास. रिसेप्टर, कोल्ड रिसेप्टर जो है वो ब्रेन को मैसेज भेजेंगे कि भाई ठंड लग रही है, सर्दी लग रही है, अब बताओ क्या करना है.
नाउ इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द कोऑर्डिनेटर टू टेक डिसीजन कि क्या करना है, और वो जो डिसीजन है वो अप्लाई होता है बेटा हमेशा इफेक्टर्स के जरिए। आज जरा इफेक्टर की बात करते हैं। इफेक्टर भी दे आर द ऑर्गन्स दैट परफॉर्म एनी एक्शन इन रिस्पॉन्स टू आ स्टिमुलस। भाई ये जो इफेक्टर्स हैं ये वो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में जो एक स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में मेरा बच्चा कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी स्टिमुलस है सर्दी लगना, ये स्टिमुलस रिसीव किया रिसेप्टर ने कोऑर्डिनेटर को बताया ब्रेन को सर्दी लग रही है कुछ करो। अब ब्रेन कुछ करेगा, अब ब्रेन जिस ऑर्गन के थ्रू कुछ करेगा उस ऑर्गन को कहेंगे इफेक्टर। अब आपको क्या लगता है जब सर्दी लग रही है ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन कहेगा कि भाईजान अपनी जगह से उठें, अंदर जाएं, जैकेट निकालें और पहन लें। तो आप जब जैकेट पहनेंगे तो आपको सर्दी कम लगेगी, राइट? सो दिस फंक्शन, दिस एक्शन दैट द कोऑर्डिनेटर हैज टेकन, इसमें किसी न किसी ऑर्गन का रोल है और उस ऑर्गन को मेरा बेटा बोलते हैं इफेक्टर। अब आप सोचिए किस ऑर्गन का रोल है? भाई उठ के जाने में, जैकेट निकालने में और पहनने में आपके मसल्स का रोल है, बाजुओं के मसल्स का, लेग्स के मसल्स का। तो इफेक्टर बुनियादी तौर पर कोई ना कोई ऑर्गन होता है। आमतौर पर जो हमारी बॉडी के इफेक्टर्स हैं वो मसल्स हो सकते हैं, ग्लैंड्स हो सकते हैं, हो सकता है ब्रेन किसी मसल को मैसेज भेजे कि भाई ये काम कर दो। मिसाल के तौर पे अगर स्मेल नहीं सही आ रही, स्मेल बुरी आ रही है, तो ब्रेन नाक के मसल्स को मैसेज भेजेगा भाई नाक बंद कर दो डॉक्टर के। इसी तरह जब ठंड लग रही है तो ब्रेन ने मसल्स को मैसेज भेजा कि भाई जाओ ना, उठो और लेके आ जाओ जैकेट वगैरह वो पहन लो। इसी तरह समटाइम्स जो ब्रेन है वो ग्लैंड्स को मैसेज भेजेगा कि तुम ये काम कर दो। सो मसल्स आर द इफेक्टर्स इन द बॉडी। इफेक्टर वो ऑर्गन है जो एक्शन परफॉर्म करते हैं स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। ग्लैंड्स कैन बी द इफेक्टर्स इन द बॉडी। सिमिलरली लिवर समटाइम जो है ये भी एक इफेक्टर का काम करता है। और केमिकल कोऑर्डिनेशन, अगेन आई एम गोना रिपीट, केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो टारगेट सेल्स होते हैं वो सेल्स जहां पर जाके हॉर्मोन्स एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, समटाइम्स वो भी इफेक्टर का काम है। So, अभी सर्दी लगने वाली मिसाल, स्टिमुलस सर्दी रिसीव की कोल्ड रिसेप्टर्स ने, कोऑर्डिनेटर ने एक्शन लिया, भाई जाओ जाके जैकेट ले लो। जैकेट लेने में इफेक्टर इन्वॉल्व थे मसल्स ने मूवमेंट की, मूवमेंट के थ्रू हमने जैकेट उठाई, पहन ली, ठीक हो गया। आखिरी चीज किसी भी कोऑर्डिनेटेड एक्शन में होता है मेरा बेटा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स इज द एक्शन, रिस्पॉन्स बुनियादी तौर पर वो एक्शन है टेकन एज अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस। रिस्पॉन्स मेरा बच्चा वो एक्शन होता है जो स्टिमुलस के रिजल्ट में लिया जाता है। यानी स्टिमुलस तो ठंड लगी, हमारा रिस्पॉन्स क्या हुआ कि हमने जैकेट पहन ली। नाउ ये जो जैकेट का पहनना है इसको मेरा बेटा बोलते हैं रिस्पॉन्स। हर एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन में हमेशा आप देखेंगे कि एक स्टिमुलस होता है और एक रिस्पॉन्स होता है। हर एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन स्टिमुलस से शुरू होता है और वो एंड होता है रिस्पॉन्स पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेटेड एक्शन। 5 कंपोनेंट होते हैं, स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स। इन 5 कंपोनेंट से मिलके कोई भी एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन बनता है। आपने याद रखना है बॉडी का हर एक एक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है और हर एक एक्शन में यही 5 कंपोनेंट्स आपको नजर आएंगे। आप कोई भी एग्जांपल ले लें अपनी बुक में, आपकी बुक में जो मौजूद है या आपके ज़हन में जो कॉमन लाइफ एग्जांपल आ रही है, हर एक एग्जांपल में आपको यही 5 कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। आपको सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।